या कंपनी के ओनर ये चाहते हैं कि मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मजदूरों का अहित किया जाए, तो आप लोग एक ढाल की तरह खड़े होते थे, यूनियन एक ढाल की तरह खड़े होते थे, अहित नहीं होने देते थे। लेबर कोड जो आए हैं ये मजदूरों के ऊपर एक तरीके का कुठाराघात है। ये पूरा का पूरा संज्ञान या पूरा का पूरा अधिकार कंपनियों को दे दिया यूनियन से छीन कर। इसलिए कि जब उसके जायज हकों को कुचला जाएगा, रोंदा जाएगा, नहीं दिया जाएगा या बेवजह की अड़चनों को उस पर बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई और हथियार रहता नहीं सिवाय स्ट्राइक में जाने के। यूनियन बनाना और मुश्किल कर दिया गया है, तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि यूनियन रहे ना तो मजदूरों का शोषण करना और अधिक प्रभावी हो जाएगा। सरकार क्यों नहीं सरकार ऐसा प्रावधान करती कि जब भी कंपनी बनाई जाएगी उसका रजिस्ट्रेशन या उसका जो है लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब उसमें यूनियन भी बना दी जाए। संघर्षों में हमारे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, हमारे बहुत सारे लोगों को जो है अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। ये भी जोड़ना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी खोली जाएगी उसके अंदर यूनियन भी बनाई जाएगी, वरना आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को दबा के, समाप्त करके या उनके अधिकारों को बिल्कुल छीन कर अगर ग्रोथ की जा रही है तो माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वो ग्रोथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक पक्ष का हिस्सा लेके आप दूसरे पक्ष को दे रहे हैं। यही है 300 अगर कर्मचारी है तो वहाँ पर आप उस कंपनी को कभी भी बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी मोटी बात ये भी है जो FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हम लोगों ने लोगों को कुछ समय के लिए भर्ती किया और उसके बाद में उनसे काम लिया, उनका शोषण किया और उसके बाद उनको फ्री छोड़ दिया। रोजगार के साधन आ रहे हैं, नए नए कारखाने लग रहे हैं, लेकिन परमानेंट जॉब के नाम पर शून्य है, बहुत बड़ा शून्य है। मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पूरा समाज दो हिस्सों में बटा रहेगा और सरकार पूंजीपति वर्ग के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है। उनके हित का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मजदूर वर्ग के हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा। नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। हम जगह जगह जाकर मजदूर यूनियनों से बात करके नए लेबर कोड के बारे में बात करते रहे। आज उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आए मारुति फैक्ट्री में, मारुति कंपनी में। और आज हमारे साथ है राजेश कुमार शर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी है मारुति उद्योग कामगार यूनियन के और प्रेसिडेंट है मारुति सुजुकी मजदूर संघ के। आज उनसे जानेंगे कि ये जो 4 नए कोड बनाए हैं, नए बिल बनाए हैं, सरकार ने लागू भी कर दिए, ये 4 कोड किस तरह से मजदूरों के पक्ष में या किस तरह से मजदूरों के विपक्ष में है। तो कुछ मुद्दे निकलकर ऐसे सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल ज्वलंत है, जिस पर कोई भी यूनियन एग्री नहीं होती है, जो यूनियनों को खिलाफ जाते हैं। तो राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। और पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अब जो है यूनियनों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। यूनियन यदि हड़ताल करना चाहती है, मैनेजमेंट या कंपनी के ओनर ये चाहते हैं कि मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मजदूरों का अहित किया जाए, तो आप लोग एक ढाल की तरह खड़े होते थे, यूनियन एक ढाल की तरह खड़े होते थे, अहित नहीं होने देते थे। अब उनके अधिकारों को सीमित कर देना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कौन देखेगा कि मजदूरों का अहित ना हो, इस पर कौन संज्ञान लेगा यदि आपके अधिकार सीमित कर दिए जाए तो? डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने इसने ज्वलंत मुद्दों को उठाया। वास्तव में जो आप ये जो कह रहे हैं कि 4 लेबर कोड जो आए हैं ये मजदूरों के ऊपर एक तरीके का कुठाराघात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये 4 लेबर कोड बनाए गए हैं, इतनी बड़ी एक विस्तृत जो है हमारी मजदूरों के अधिकारों के लिए एक श्रृंखला थी, हमारे पास विभिन्न प्रकार के कानून थे, तो क्या जरूरत पड़ गई कि इनको इतना संक्षिप्त किया गया? पहला तो प्रश्न यही है। दूसरा इसके साथ साथ ये है कि जब इनको आपने 4 कोड में परिवर्तित किया तो क्या आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी यूनियंस हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके प्रतिनिधियों को, उनके नेताओं को आपने शामिल किया, उसमें उनकी राय ली या नहीं ली? मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि हमसे तो कभी किसी ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, जबकि हम लोग पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में
सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। हम लोग जो है जीएसटी भी काफ़ी प्रभावित करते हैं, काफ़ी हमारा अंशदान रहता है उसमें। एक समझदार और एक सुदृढ़ नागरिक भी है हम, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ कहीं पर भी हमसे नहीं पूछा गया। अभी मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे, जिसमें आपने कहा कि स्ट्राइक। देखिए, वास्तविकता ये है कि कभी भी मजदूर स्ट्राइक करना चाहता नहीं, लेकिन परिस्थितियां इस तरीके की बना दी जाती हैं कि उसमें स्ट्राइक करना मजबूरी हो जाता है। वो इसलिए कि जब उसके जायज़ हकों को कुचला जाएगा, रोंदा जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या बेवजह की अड़चनों को उस पर बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई और हथियार रहता नहीं सिवाय स्ट्राइक में जाने के। उसको हम अपने पुराने कानूनों के हिसाब से किया करते थे, लेकिन अभी जो स्ट्राइक के नए प्रावधान आए हैं उसमें इतना लंबा समय दे दिया है, 60 दिन तक का 60 दिन 60 दिन तक का समय अगर हम किसी नियोक्ता को दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको हम ये प्रावधान करवा रहे हैं कि आप उन 60 दिनों में अपने लिए या तो अपना व्यापार, अपना उद्योग कहीं और स्थापित कर लें, स्थानांतरित कर लें, या फिर नए मजदूरों का जो है आप लोग जो है भर्ती कर लें, या किसी भी प्रकार से अपने उस काम को मैनेज कर लें। इसमें हमारा मजदूरों का जो एक ताकत है, एक शक्ति है, वो तो एक तरीके से समाप्ति हो गई है। मजदूरों की चिंता ये रहती है, जब हम मजदूरों से अलग अलग जगह पे जाकर बात करते हैं, मजदूरों की चिंता ये रहती है, क्यों कहता है कि 60 दिन में तो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। 60 दिन इतना लंबे समय दे दिया गया है कि वो तो मैनेजमेंट के पूरा फेवर में रहेगा, और हमारी यूनियन की जो मांगे हैं या हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको 60 दिन के अंदर तो ध्वस्त किया जा सकता है जी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये पूरा का पूरा संज्ञान या पूरा का पूरा अधिकार कंपनियों को दे दिया, यूनियन से छीन कर। तो आपका भी ऐसा ही मानना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। ये एक तरीके से अनाधिकृत तौर पर मैनेजमेंट पक्ष को दे दिया गया है जो वो अधिकार है, जो हमारा अधिकार हुआ करता था कि हम स्ट्राइक कर सकते थे। हम लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए मैनेजमेंट पर दबाव बना सकते थे स्ट्राइक के माध्यम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अधिकार अब 60 दिन की एक बहुत लंबी अवधि के कारण ना के बराबर हो गया है। और आने वाला समय ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का रहेगा कि जिसके अंदर हम लोग किस प्रकार स्ट्राइक कर पाएँ। हालांकि कोई भी मजदूर, कोई भी संगठन, कोई भी नेता नहीं चाहता कि स्ट्राइक की जाए, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो बिल्कुल अंतिम हथियार के रूप में मजदूर वर्ग स्ट्राइक को उठाता है। यूनियन के विपक्ष में एक बात और भी कही गई है इन कोर्ट्स में कि अब यूनियन बनाना भी आसान नहीं रहेगा। अगर उन पर बात करने लगे तो काफी लंबा चर्चा हो जाएगी, लेकिन यूनियन बनाना और मुश्किल कर दिया गया है। तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि यूनियन रहे ना तो मजदूरों का शोषण करना और अधिक प्रभावी हो जाएगा और अधिक लचीला हो जाएगा, जो चाहे मजदूरों का शोषण करने लग जाएगा जब यूनियन नहीं रहेगी। तो सीधे सीधे बात ये निकल के आती है कि सरकार मजदूरों का शोषण कंपनियों के मालिकों से या कंपनियों के मैनेजमेंट से करवाना ही चाहती है। सीधी सीधी बात निकल कर ये सामने आती है। आपका क्या पक्ष है इसमें? डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये वास्तव में यूनियन का क्या औचित्य है, इस पर हमें जो है गहराई से सोचना चाहिए। मैं अक्सर विभिन्न मंचों के माध्यम से ये बात कहता आया हूँ कि जिस प्रकार हम कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रोसेस बनाए हुए हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, इसी प्रकार क्यों नहीं सरकार ऐसा प्रावधान करती कि जब भी कंपनी बनाई जाएगी उसका रजिस्ट्रेशन या उसका जो है लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब उसमें यूनियन भी बना दी जाए। क्योंकि यूनियन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारे अक्सर बहुत सारे संगठन ऐसे हुए हैं जिनमें यूनियन बनाने को लेकर विवाद हुए, बड़े संघर्ष हुए। संघर्षों में हमारे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, हमारे बहुत सारे लोगों को जो है अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, और बड़ी दिक्कतों के बाद यूनियन बनी, और उस यूनियन के बनने के बाद में भी काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष रहा। जो ये प्रावधान अभी इन्होंने किया है यूनियन को बनाने का, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने कठिनता कर दिया है, बहुत टफ कर दिया है। एक आम रूप से यूनियन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है।
मेरा मानना तो ये है कि जिस प्रकार कंपनी को लाइसेंस देने के लिए नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार उन्हीं के साथ साथ एक क्लॉज ये भी जोड़ना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी खोली जाएगी उसके अंदर यूनियन भी बनाई जाएगी, वरना आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और यूनियन के साथ साथ यूनियन के लोगों को उनके कार्य के बारे में भी समझाया जाना चाहिए, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए, क्योंकि यूनियन अगर बनती है तो डेफिनेटली जहां कर्मचारियों को फायदा होता है वहीं पर प्रबंधन को भी फायदा होता है। वो इस तरीके से होता है कि प्रबंधन के पास में एक बहुत बड़ा समूह ना आके कुछ लोग आते हैं जो उस पूरे समूह का नेतृत्व कर रहे होते हैं। वो अपने मुद्दों को बड़े आसानी से बड़े आचार संहिता के साथ में रख सकते हैं और अपने साथियों को भी क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, ताकि कंपनी भी आगे अच्छे से चले, हम भी चलें। अभी एक चीज जो है, मैं लेबर कोड जो अभी नए आए हैं डॉक्टर साहब, इसमें मैं सुन रहा हूँ कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो नई नई कंपनियां आती हैं, और नई नई कंपनियां आती है तो हमारे देश की ग्रोथ होती है, और कोई भी सभ्य नागरिक नहीं चाहेगा कि हमारे देश की ग्रोथ ना हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की ग्रोथ होती रहे, लेकिन वो ग्रोथ किस कॉस्ट पे हो रही है ये देखने वाला विषय है। अगर मजदूर वर्ग को, श्रमिक वर्ग को दबा के, समाप्त करके या उनके अधिकारों को बिल्कुल छीनकर अगर ग्रोथ की जा रही है तो माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वो ग्रोथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक पक्ष का हिस्सा लेके आप दूसरे पक्ष को दे रहे हैं, यानी कि असमानता को और बढ़ा रहे हैं। समाज में अगर हमें अच्छा विकास करना है, सब लोगों को साथ बढ़ाना है, तो सबको समान रूप से लेके चलना पड़ेगा, और जिसके जो जायज हक है वो भी देने पड़ेंगे और देने चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट का डर दिखा के, रोजगार का भय दिखा के हम ये इस तरीके की चीजें थोपेंगे तो वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, और ना ही वो समाज के हित के लिए हैं। अभी इन्होंने जो है 300 वर्कर्स के लिए इस कोड में एक प्रावधान किया है कि 300 वर्कर्स तक जो है हमारे जिस फैक्ट्री में होंगे उसको कंपनी को बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत जल्दी ही वो बंद की जा सकती है। गवर्नमेंट को एक कंपनी को बंद नहीं करने के लिए अगर 100 कर्मचारियों को कंपनी निकालना चाहती है, हाँ, और 100 कर्मचारी उनके बदले में नए हायर करना चाहती है, तो कंपनी को सिर्फ सरकार को सूचना देनी है कि हम 100 कर्मचारियों को निकालेंगे, दूसरे भरेंगे, सिर्फ सूचना जी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ सूचना देकर ही आप जो है 300 कर्मचारियों में से 100 कर्मचारी, 200 कर्मचारी या 300 के 300 कर्मचारी को भी आप बदली कर सकते हैं। और यूनियन आपकी जो है निष्प्रभावी पहले ही कर दी गई है, क्योंकि कानूनन अधिकार उनसे काफी छीन लिए गए। नई यूनियन बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में मजदूरों का मसीहा कौन बनेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। अभी जो है इन्होंने ये तो काम किया ही है। 300 अगर कर्मचारी है तो वहां पर आप उस कंपनी को कभी भी बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी मोटी बात ये भी है, क्योंकि इसमें होगा क्या कि बहुत कंपनियां, बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं जो 125, 150, 200, 250 वर्कर्स तक के बीच में आया करती थी। अब होगा ये कि अगर इस 300 के रेशो को देखें, आंकड़े को देखें, तो हमारी बहुत सारी कंपनियां इस दायरे में आ गई हैं, जिसमें कि कभी भी सरकार के द्वारा या प्रबंधन के या नियोक्ता के द्वारा बंद किया जा सकता है। अभी एक इसमें बहुत मेजर बात और हुई है, वो ये कि हम लोगों ने रोजगार देने के नाम पर हमने जो है ना अपने आप को डिजिटलाइज कर दिया। FTE, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पर हम लोगों ने लोगों को कुछ समय के लिए भर्ती किया और उसके बाद में उनसे काम लिया, उनका शोषण किया और उसके बाद उनको फ्री छोड़ दिया। अब आप ये मुझे बताइए कि अगर FTE अगर हम ले आते हैं तो परमानेंट जॉब नाम की जो चीज़ किसी समय में हुआ करती थी, जिसको स्थायी रोजगार कहते थे, वो तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया आपने। स्थायी रोजगार तो रहा ही नहीं। अगर स्थायी रोजगार नहीं है तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि समाज में खुशहाली आएगी या देश में संपूर्ण रूप से प्रोग्रेस होगी? अभी जब हमारी कंपनी लगी थी, मुझे याद है मैं 93 में कंपनी में आया था गुड़गांव में, तो जब प्लांट हमारे बढ़े, एक्सटेंशन हुए, नए प्लांट लगे, तो हमारे लोगों को रोजगार मिला, परमानेंट रोजगार मिला। आज मैं देख रहा हूँ कि पहले से बहुत बड़े बड़े प्लांट लग गए हैं,
नए नए रोजगार के साधन आ रहे हैं, नए नए कारखाने लग रहे हैं, लेकिन परमानेंट जॉब के नाम पर शून्य है, बहुत बड़ा शून्य है। और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, जहाँ पर इस तरीके के कार्य होते हैं जो सीजनल होते हैं, इस तरीके के कार्य होते हैं जो कुछ समय चलने वाले हैं, उसके बाद बंद हो जाएंगे, अगर वहाँ पर हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं तो वहाँ के लिए जायज़ है। लेकिन जहाँ कारखाने लगातार चल रहे हैं, वहाँ पर कार्य दिन रात चल रहा है और आगे कई वर्षों तक चलने वाला है, ऐसे अगर धंधों में, ऐसे रोजगारों में अगर हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को शामिल कर रहे हैं तो ये समाज के श्रमिक वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा उनके अधिकारों पर हमला है। ऐसी भी कल्पना की जा रही है कि अब जो है मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग, पूरा समाज दो हिस्सों में बटा रहेगा और सरकार पूंजीपति वर्ग के पक्ष में जाते हुए नजर आ रही है। उनके हित का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मजदूर वर्ग के हित का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इस तरह से मजदूर वर्ग और नीचे जाएगा, हो सकता है कि भुखमरी के कगार पे भी आ जाए, और पूंजीपति वर्ग ज्यादा फले फूलेगा। ऐसी कल्पना की जा रही है। ऐसे कयास जो मजदूर कोड्स को, इस नए लेबर कोड को जानते हैं, वो इस तरह के कयास भी लगा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात कही आपने। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस समय पर इस तरीके के कार्य हो रहे हैं सरकार द्वारा या सरकार के बनाए हुए नियमों के द्वारा, या इस जो है लेबर कोड जो है बनाए हैं जो 4, इनके द्वारा, जिनसे कि समाज में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने उद्योग धंधों को फैलाता जा रहा है, प्लांट दर प्लांट लगाता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है, मुनाफा कमाता जा रहा है, यानी और अमीर होता जा रहा है। और इसके विपरीत जो काम करने वाला कर्मचारी है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो एफटीई के झुंझुने को लेकर, या यूँ कहें कि अब रोजगार तो आपके पास स्थायी रहे नहीं, तो आपको जो है इस तरीके से जो है बहला फुसला कर कुछ दिनों के लिए काम दिया, उसके बाद में फिर वो बेरोजगार हो गया। वो किसी फैक्ट्री में काम कर पाएगा, आगे उसको किसी और जगह काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा झोल है। ये एक तरीके का समाज को जो है व्यवस्थित करने का व्यवस्थित तरीका है, मैं तो कहूँगा। व्यवस्थित करने का व्यवस्थित तरीका जी। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और अभी आपने जैसे एक बात और भी कही इसमें कि ओवर टाइम, मैं कह रहा हूँ जो 12 घंटे काम लेने का प्रावधान किया है उसमें कहीं ना कहीं ओवर टाइम नाम की तो चीज इन्होंने समाप्त कर दी। जो गरीब व्यक्ति अपने 8 घंटों के बाद में अपने खून पसीने को फिर दोबारा से संजो के काम करने के लिए लग जाता था कि चलो ठीक है मैं 4 घंटे और काम करूंगा तो मुझे 2 पैसे और मिलेंगे, परिवार को पाल लूंगा। अब उसकी जगह उसको बोला कि आप 12 घंटे काम करो, हफ्ते में 4 दिन काम करो, 3 दिन काम करो। आपके हफ्ते के वर्किंग आवर्स, काम के घंटे तो वही रहेंगे, लेकिन जो ओवर टाइम उसको 2 पैसे का मिल जाता था उस पर तो आपने बिल्कुल नकेल कस दी। वो नहीं हो पाएगा। 4 दिन किसी और मजदूर से काम कराएंगे, के रास्ते से 3 दिन किसी ओवर टाइम छीन लिया। हाँ, 3 दिन किसी और से काम कराएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उसका बेचारे का वो भी एक हथियार गया। और मैं तो कहूँगा कि ओवर टाइम की बजाय हमारा देश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य करें, ना कि जो है इस तरीके के चोरी वाले नए तरीकों को अपनाएं ताकि केवल और केवल पूंजीपति वर्ग का लाभ हो। ऐसे कामों को सरकार को नहीं करना चाहिए। और जो विभिन्न कंपनियों के नेतृत्व हैं उनको अपने संज्ञान में लेके, अपने विश्वास में लेके, उनके जो है नियमों को समझ के या उनकी आवश्यकताओं को समझ के कार्य करना चाहिए, जो इन 4 लेबर कोड में नहीं किया गया है। सर, हमारा एक रैपिड फायर सेशन होता है वो हम आपसे करना चाहेंगे। सिर्फ आपको एक शब्द या एक लाइन में ही जवाब देना जी कि 12 घंटे की ड्यूटी यूनियन को मंजूर है या ना मंजूर? 12 घंटे की ड्यूटी मंजूर नहीं है। रीजन ये है कि 12 घंटे तक इतना अधिक कार्य करने के पश्चात मजदूर किस प्रकार से रह पाएगा। 12 घंटे की तो नौकरी हो गई, 2-2.5 घंटे 3 घंटे आने जाने के हो गए, 15 घंटे। अब वो कब जाके घर पे जाके नहाएगा, कब सोएगा, कब रेस्ट करेगा, कब बच्चे को समय देगा। अब परमानेंट नौकरी
एक सपना बन के रह गई या इसमें कोई हकीकत है? सपना बन के रह गई, यस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नए लेबर कोड मजदूरों के लिए वरदान साबित होंगे या फिर अभिशाप? देखिए, पहली दृष्टि में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो अभिशाप के रूप में है। एक दो चीजों को हम थोड़ा वो ठीक कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें मजदूर के विपक्ष में है। 2025 मजदूरों के लिए अंधेरा साबित हो रहा है या फिर उजाला? अभी तक तो अंधेरा ही साबित हो रहा है। अंधेरा। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार मजदूरों के हितैषी है या फिर पूंजीपतियों की? जिस तरीके से 4 कोड लाए गए हैं और मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है, उस तरीके से मजदूरों के तो हितैषी लगती नहीं। राजेश जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए और बहुत स्पष्ट रूप से, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, क्योंकि इतना खुलकर बोलना कई बार जो है मुश्किलात में डाल सकता है। पर राजेश जी बहुत बेबाक प्रवक्ता है, बहुत बेबाक वक्ता है। बड़े अच्छे से चीजों को इन्होंने समझा दिया, लेबर कोड के बारे में समझा दिया, किस तरह से मजदूरों का हितैषी नहीं है लेबर कोड, किस तरह से पूंजीपतियों का हितैषी है, किस तरह से कंपनियां काम करती है जिससे मजदूरों का शोषण होने की संभावना बनी हुई है। तो ये सारी की सारी बातें आज डिस्कस हुई। तो राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी तरह की नई जानकारी हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, और आप इस तरीके के चीज़ों को लेकर आए, एक आम मजदूर की, एक आम संगठनों की जो व्यथा है उसको आपने उजागर किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। Thank you.